नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से इस्लामिक जो शहर थे वो व्यापार वाणिज्य के केंद्र ही नहीं थे, अपितु व्यापार वाणिज्य के केंद्र के साथ साथ वहां पर खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए गुलामों की खरीद फरोख्त भी होती थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो राजकोषीय प्रणाली है, राजकोषीय प्रणाली का तात्पर्य है आय और व्यय से संबंधित। तो राजकोषीय प्रणाली और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। जो आय और व्यय का जो प्रणाली थी, अर्थात कि कहाँ से धन कितना आता है, कितना व्यय होता है, एक तो यह प्रणाली, और साथ ही साथ बाजारों के अंतर्गत, व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत लेन देन होता था, जो धन के माध्यम से होता था, वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती थी। इन सब के कारण से धीरे धीरे धन का महत्व बढ़ता जा रहा था। सोने और चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। सिक्के जो होते थे, मुद्राएं जो थी, वो सोने चांदी और तांबे की होती थी, और सोना जो है अफ्रीका से और चांदी मध्य एशिया से आती थी। सिक्के बनाने के लिए सोना अफ्रीका से मंगाया जाता था और चांदी मध्य एशिया से मंगाई जाती थी। इसके साथ साथ कीमती धातुएं और जो सिक्के थे वो यूरोप से भी आते थे। यूरोपीय व्यापारी जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते थे, तो पूर्वी देशों की वस्तुओं के लिए जिन मुद्राओं का वो उपयोग करते थे, वो इस्लामिक राज्य के अंतर्गत भी आती थी। वस्तुएं यहाँ से जो यूरोप को भेजी जाती थी, उनके बदले में यूरोपीय जो मुद्राएं थी वो इस्लामिक राज्य में आती थी। तो इस प्रकार से कुछ कीमती वस्तुएं और जो मुद्राएं होती थी वो यूरोप से भी इस्लामिक राज्य में आती थी। धन की बढ़ती हुई मांग और उधार के कारोबार ने व्यापार वाणिज्य को गति प्रदान की। धीरे धीरे धन की मांग बढ़ती जा रही थी, व्यापार वाणिज्य में धन का उपयोग अधिक होने लग गया था, बाजारों के लेन देन के अंतर्गत वस्तुओं के खरीद फरोख्त में धन का उपयोग अधिकाधिक होने लग गया था। तो धन की मांग बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ उधार का जो कारोबार था वो भी होने लग गया था, अर्थात व्यापारी विश्वसनीय लोगों को उधार देने लग गए थे। तो इन सब के कारण से धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य को काफी गति मिली। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। यहाँ से तात्पर्य कि जो मध्यकालीन जो हमारा आर्थिक जीवन है रहा, वहां पर इस्लामिक जो जगत था उसकी सबसे बड़ी देन यही थी कि इन लोगों ने, इस्लामिक लोगों ने अदायगी के बहुत ही अच्छे तरीकों को, अर्थात लेन देन के, अदायगी का से तात्पर्य यहाँ लेन देन का जो तरीका था, अदायगी और व्यापार व्यवस्था के अच्छे तरीकों को इन्होंने यहाँ पर अपनाया था, और वह इनकी देन रही है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो एक तरह से लेन देन और व्यापार व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी, जो मध्यकालीन आर्थिक जीवन को इस्लामी दुनिया से मिली है। साख पत्रों और हुंडियों का उपयोग व्यापारियों और साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। साख पत्र होते हैं, जैसे जो चेक होता है हमारा, जो नगद के बदले चेक दिया जाता है, उसे साख कहा जाता है, साख पत्र। और इसके साथ साथ जो हुंडी होती है, मुद्रा का एक्सचेंज का जो बिल होता है, अर्थात एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में एक्सचेंज करने का, कन्वर्ट करने का जो बिल होता है, जो पत्र होता है, उसे हुंडी कहा जाता है। तो यहाँ पर साख पत्र और जो हुंडियां होती थी उनका उपयोग व्यापारी और साहूकार करते थे। किस लिए करते थे? वो धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। अर्थात जैसे हम लोग देते हैं, चेक देते हैं, किसी को पैसा देने के लिए चेक भी दिया जाता है, इसी प्रकार से हुंडियों का भी उपयोग, यहाँ पर चेकों और हुंडियों का उपयोग किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को भेजने के लिए, और साथ ही साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन अंतरित या स्थानांतरित करने के लिए। इसके साथ साथ इससे व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा ले जाने से मुक्ति मिल गई और उनकी यात्राएं अधिक सुरक्षित हो गई। पहले व्यक्ति नगद मुद्रा साथ में लेके जाता था तो रास्ते में लूटपाट का डर रहता था, कई बार लूटपाट हो भी जाती थी, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। तो साख पत्रों और जो हुंडियों का ये जो व्यापार प्रारंभ हुआ, तो साख पत्रों और हुंडियों के प्रयोग से यात्राएं सुरक्षित होने लग गई, और व्यापारियों के लिए धन साथ में ले जाना जो एक मजबूरी थी उनकी, वो समाप्त हो गई। तो एक तरह से जो लूटपाट का जो डर था वो समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे हम चेक की ही बात करें, साख पत्र की ही, तो चेक जिस व्यक्ति के नाम पर होगा उसी के नाम पर वो चेक बुनाया जा सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति ले भी जाए तो वो उसके किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार से यात्राएं सुरक्षित हो गई, और व्यापारी और जो साहूकार थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो धन ले जाने के लिए मजबूर थे, वो मजबूरी भी उनकी दूर हो गई।
खलीफा भी कर्मचारियों को वेतन अदा करने और कवियों आदि को इनाम देने के लिए साख पत्रों का उपयोग करते थे। अब खलीफा भी जो अपने कर्मचारियों को वेतन देते थे वो चेकों के माध्यम से देने लगे, और साथ ही साथ कवियों या चारणों आदि को जब वो इनाम देते थे तो वो भी वो नगद मुद्रा में दे करके और चेकों के या साख पत्रों के माध्यम से देने लगे। तो साख पत्रों का अधिकाधिक उपयोग बढ़ने लग गया था। इस्लाम लोगों को धन कमाने के से नहीं रोकता था। इस्लाम में लोगों को धन कमाने से नहीं रोका गया है, परंतु ब्याज का लेन देन इस्लाम में गैर कानूनी माना जाता है। यद्यपि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप धन नहीं कमाएं, परंतु ब्याज का लेन देन इसमें गैर कानूनी माना गया। अर्थात इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ब्याज लेना देना नहीं करेगा, अर्थात न तो ब्याज लेगा ना ही किसी को देगा। परंतु फिर भी अनेक मामलों में हमको यहाँ देखने को मिलता है कि किसी न किसी रूप में लोग सूदखोरी अर्थात ब्याज खाने का कार्य करते ही थे। तो इस प्रकार से आज हमारा ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।